भारत में लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होने वाला है और उसके महज 5 दिन पहले बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। बीजेपी का घोषणा पत्र है। इसमें पीएम मोदी ने भारत के लिए बीजेपी सरकार का विजन रखा है। ये विजन 2047 तक का है। बेरोजगारी, महंगाई पर सीधे सीधे कोई वायदा नहीं है, ना किसानों की आय पर किसी तरह की गारंटी, मुफ्त राशन, 70 साल से ऊपर के लोगों को मुफ्त इलाज। पीएम मोदी कहते हैं कि उनके पास अगले 2047 तक का विजन है और किसी को डरने की जरूरत नहीं है। देश के समग्र विकास के लिए उनके पास बड़ी योजनाएं हैं, इसलिए उन्हें आने वाले 5 सालों में निर्णायक सुधार करने हैं। गरीबी, भ्रष्टाचार के खिलाफ इन 5 सालों में बेहद अहम काम किए जाने बाकी हैं। ये देश को पीएम मोदी की गारंटी है। नमस्कार, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। आइए कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ते हैं। तो मजबूत मोदी सरकार और 5 साल इसलिए बहुत अहम क्योंकि अब ये निर्णायक सुधार होंगे इन 5 सालों में, जो कि 2047 तक का विजन उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और बहुत ही अहम बातें, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं जो कि बीजेपी के संकल्प पत्र में कही गई हैं, लेकिन जो चुनिंदा बातें जो जनता से सीधे सीधे सरोकार रखती हैं, उन बातों को पहले हम अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। इन बातों को आप सवाल भी समझ सकते हैं या फिर बातें भी कह सकते हैं या बिंदु भी कह सकते हैं। नजर डाल लेते हैं। बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में 25 सालों का रोड मैप दिया गया है। भ्रष्टाचार, गरीबी के खिलाफ निर्णायक सुधारों का वायदा हुआ है। वैश्विक तनाव में भारत में मजबूत सरकार की बैटिंग की गई है। किसानों की आय, एमएसपी की गारंटी नदारद है। 3 करोड़ लखपति दीदी का वायदा है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की योजना। पेपर लीक से सख्ती से निपटने की बात। यूसीसी एक देश एक चुनाव पर फोकस और रामायण उत्सव की घोषणा। तो ये वो बातें हैं जिसको सीधे सीधे आम जनता समझ सकती है कि इन प्रमुख बिंदुओं के जरिए बीजेपी आपसे क्या वायदा कर रही है, भारत के लोगों से क्या वायदा कर रही है कि किन वादों पर भरोसा करके उनको आप बहुमत दें। 400 पार का नारा, एनडीए की सरकार वापस आए 400 के साथ। इसी नारे के साथ ये संकल्प पत्र पेश किया गया है। हमारे साथ जो पैनल जुड़ चुका है, आइए स्वागत करते हैं। हमारे साथ मीना तारनाई जी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं चिराग सेठी जी। हम तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मीना जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, 2019 में किसानों की आय 2022 तक दुगनी हो जाएगी। उसके बाद युवाओं से भी लंबे चौड़े वायदे किए गए थे। इस बार कोई सीधे सीधे वायदे नहीं है, बातें कही गई हैं, तो कुछ ठोस तो आपने जनता के सामने प्रस्तुत ही नहीं किया। जबकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में देखा जाए तो उन्होंने कई तरह के सोशल जस्टिस की बात कही है, 30 लाख नौकरियों की बात कही है। नेहा जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पूरे भारतवर्ष को जो है मोदी जी की गारंटी की जो है बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात पर विश्वास करती है कि मुफ्त की रेवड़ियां बांटने से जो है वो हमारा देश जो है वो एम्पावर नहीं हो सकता, वो आगे विकसित नहीं हो सकता। नहीं मीना जी, मुफ्त में राशन तो दे रहे हैं ना, 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त दे रहे हैं। मैं नेहा जी, मैं आ रही हूँ उस पर, लाइन पर आपके इसमें आ रही हूँ। ठीक है। मकसद देखो, मोदी जी ने पिछले 10 सालों में जो कहा वो कर कर दिखाया, और उसका जिसका ज्वलंत उदाहरण हमारे पास काफी सारे उदाहरण है। चाहे हम पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ परिवारों को जो है छत के रूप में देख ले, उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन देख लें, 80 करोड़ लोग जो आप कह रहे हैं कि मुफ्त राशन देख लें, 25 करोड़ लोग जो है जिनको पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाया गया, 14 करोड़ लोगों को जो है उनको जल जीवन मिशन के साथ जोड़ा गया, 34 लाख करोड़ जो है डीबीटी के साथ जोड़े गए, 77 करोड़ लोग जो है जिनके कभी खाते नहीं खुले थे, आज जो है वो 77,000 करोड़ रुपए जो है वो जनधन योजना के तहत उनके खाते में। ऐसे बड़ी सारी योजना है। तो 10 सालों में जो मोदी जी ने कर कर दिखाया, उसी गारंटी को लेकर जो है आज जो मोदी बीजेपी का जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है, मोदी जी की गारंटी जो है वो भारत के 140 करोड़ जनता के कैपेबिलिटी, उनके टैलेंट, उनकी सक्षमता, उनके हुनर के ऊपर भरोसा करते हुए कि किस तरह जो है भारत की जो क्षमताएं हैं, जो
छुपे हुए जो उनके टैलेंट्स है, जिनको पिछले कांग्रेस के शासन में जो है उनको जिनको छुपा दिया गया था और जिनको सिर्फ रोटी कपड़ा मकान तक सीमित कर दिया गया था, उन उन टैलेंट्स को जो है उनको और उभार कर जो है उनको एम्पावर कर कर जो है हम अपने भारत के लोगों को रोजगार लेने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। मोदी जी का एक कंसेप्ट है, यदि हमने जो है भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाना है तो भारत की जनता को जो है डेवलप्ड सिटीजन बनाना पड़ेगा। मीना उसके जी, लिए उसको आदर्श हमें ग्राम empower योजना करना लाई पड़ेगा। गई थी, भारत को विकसित बनाना है, तो आदर्श ग्राम योजना जिससे शुरुआत की गई थी उसका देखिए क्या हाल है। स्मार्ट सिटीज, वो भी स्मार्ट सिटीज इसी विकसित भारत का हिस्सा, लेकिन उन पर भी क्या सरकार की उपलब्धि रही है। मीना जी, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन मैं कांग्रेस से समझ लेती हूँ। कांग्रेस कहती है कि माफी मांगना चाहिए जिस तरह का घोषणा पत्र लेकर आए हैं। और मैं चाहती हूँ कि वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपने जो चुनावी घोषणा की, क्या आप इसी बात से खुश हो गए कि हमारी बातें जो हैं ज़्यादा बड़ी हैं और मोदी जी ने सीधे सीधे कुछ खास वायदे किए नहीं जनता से, और इसका फायदा कांग्रेस को मिल जाएगा? नेहा जी, आपको, बहन मीना जी को, भाई चिराग जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं इसे भाजपा का घोषणा पत्र नहीं कहूंगा, मोदी जी का जुमला पत्र कहूंगा। उसका कारण है, चुनाव 5 साल के लिए हो रहे हैं, 47 तक नहीं हो रहे। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, कोई तानाशाही देश नहीं कि मोदी जी 47 तक रहेंगे। विजन रखा जाता है, हर दल विजन रखता है अपने देश का। विजन डॉक्यूमेंट एक अलग चीज होती है और 5 साल का घोषणा पत्र अलग चीज होती है। इसमें 2 बातें कही जाती हैं। एक तो हम भविष्य में क्या करेंगे, एक जो सत्तारूढ़ दल रहा है वो ये बताता है कि हमने ये किया जी। अब भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में न तो ये बताया कि विगत 10 सालों में हमने क्या किया और न ये बताया कि आगे 5 साल में हम क्या करेंगे। एक जुमला उछाल दिया 47 तक का। अब इनका पुराना रिकॉर्ड देख लो। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी का मतलब है झूठ की गारंटी, भ्रष्टाचार की गारंटी, लूट की गारंटी। मोदी जी ने झूठ कहा हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। कहां है 2 करोड़ रोजगार? मोदी जी ने जुमला उछाल दिया 15 लाख रुपए हर खाते में आ जाएगा, काला धन लाऊंगा। कहां है काला धन? जस्टिस रत्ना ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी में लॉ स्टूडेंट को संबोधित करते हुए क्या कहा कि अब यह प्रमाणित हो गया कि नोटबंदी पूंजीपतियों का काला धन सफेद करने के लिए लाई गई थी। काला धन तो कहीं खत्म ही नहीं हुआ, काला धन तो यो का यो मौजूद है। और उस काले धन को सफेद करने के लिए मोदी जी इलेक्ट्रोल बॉन्ड ले आए। चंदा लो धंधा लो, आपके सामने है जी। 31 कंपनियों से 2004 करोड़ रुपए चंदा लिया, 3,80,000 करोड़ के धंधे दे दिए, कॉन्ट्रैक्ट दे दिए। 41 कंपनियों पर छापे मारे और 2,592 करोड़ रुपए का चंदा लेकर छापे खत्म कर दिए गए। तो कहां भ्रष्टाचार मिटा? इन्होंने कहा था किसान आय दुगना कर देंगे, पहले कहा था 2019 तक, फिर डेडलाइन बढ़ाई 20 तक, फिर डेडलाइन बढ़ाई 22 तक, अब डेडलाइन बढ़ा दी थी 25 तक। बोला किसान आय दुगना कर देंगे। अब भगवान जाने आगे ये कितना करेंगे। इन्होंने कहा हर आदमी को छत देंगे 2019 तक, ये 2014 में कहा था। फिर उसकी डेडलाइन बढ़ाई 20 तक, फिर डेडलाइन बढ़ाई 22 तक, अब 25 तक बढ़ चुकी है। इसी तरह इन्होंने कहा था कि 2019 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कर देंगे। पहले डेडलाइन बढ़ाई 20 तक, फिर 22 तक, अब 27 तक बढ़ा दी है। ये इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन कहा विद्रोही जी, नहीं, मैं अपने बात पूरी कर लीजिए जी। मैं अपने पास जाता हूं। जहां तक कांग्रेस का है, कांग्रेस का टैप रिकॉर्ड सबके सामने है 55 साल का। ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया। मैं चुनौती देता हूं भाजपा प्रवक्ता को, वो एक योजना बताते जो इन्होंने नई शुरू की हो। मैं इन पुरानी योजनाओं का ये कहेंगी तो इनकी एक एक योजना प्रमाणित कर दूंगा आज ही आपके सामने कि ये सब पुरानी योजना, इन्होंने नाम बदल दिया। ये जिस डीबीटी का हवाला देते हैं वो डीबीटी 2011 के अंदर कानून बना, एक्ट कौन लाया था? कांग्रेस लाई थी। उस पर रोड़े किसने अटकाए थे? भाजपा के मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय मोदी जी ने। ठीक है, ठीक है। लेकिन फिर भी दूसरे मौका भी बीजेपी को दे दिया जनता ने। कहीं ना कहीं बेशक नाम बदल दिया गया हो, लेकिन जनता ने भरोसा दिखाया। जी देखिए, वो हम स्वीकार करते हैं जी, जनता का जनादेश है। एक ब्रेक ले लेते हैं विद्रोही जी। एक बार नहीं 2 बार मिला।
वो एक अलग इशू है। अगर आप ये मानती है कि जनता के जनादेश से प्रोड़े पाप धुल जाते हैं, तो भाजपा को तो कभी इमरजेंसी की बात ही नहीं करनी चाहिए। इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी आई, फिर इंदिरा गांधी को 353 सीट ठीक है, थी, दोबारा कांग्रेस, सुन लीजिए ना, दोबारा कांग्रेस को 414 सीट थी। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने इमरजेंसी लगाई थी वो सही थी? जी नहीं, सही नहीं थी। जी, ठीक हमने है। तो माफी भी मांगी। अगर जनता का ब्रेक। मैंडेट ये माना जाए कि भाई मैंडेट ही सब कुछ है, तो इन्होंने 2005 से लेकर 2000 जितने हम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, 2004 से 2009 को, 2009 में हमको जनता ने 140 से 212 सीट का मैंडेट दिया। इसका मतलब है इनके भ्रष्टाचार के आरोप भी गलत थे। चिराग शेट्टी जी, मैं समझना चाहूंगी कि बीजेपी माफ कीजिएगा, बीजेपी के संकल्प पत्र से विपक्ष इतना गदगद क्यों हो रहा है? नमस्कार नेहा जी, आपको भी और सारे पैनलिस्ट को भी। गदगद इसलिए हो रहा है कि 10 साल के रिपोर्ट कार्ड के बाद जो ये संकल्प पत्र लेके आया है, जिसमें ना तो रोजगार की बात थी, जिसमें ना महंगाई पे बात हुई, जिसपे ना किसानों पे बात हुई, रोजगार की जहां बात आई, जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी वो तो छोड़ दीजिए। आज हम 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। आज हिंदुस्तान में 45% बच्चे ऐसे ग्रेजुएट जिनके पास नौकरी नहीं है। मोदी जी का इलाज क्या है? पकौड़े तिलवा दो इनसे। पकौड़े भी तो एक अच्छा रोजगार है। अपने बच्चों को पकौड़े क्यों नहीं तिलवाते हैं नेता लोग भाजपा के? उनके नेता के बच्चे तो बैठेंगे बीसीसीआई का चेयरमैन बन के, पर दूसरों के बच्चे तलेंगे पकौड़े। उसके बाद करते हैं महंगाई की बात। 300 रुपए का सिलेंडर होता था तो स्मृति ईरानी जी रोड पर हल्ला मचा देती थी कि 300 रुपए का सिलेंडर। आज 1100 रुपए का सिलेंडर है, किसी की आवाज नहीं आ रही है। तो उज्ज्वला योजना की भाजपा की प्रवक्ता ने बात करी, इनसे ये पूछे कि 10 करोड़ में से दूसरा सिलेंडर कितने लोगों ने लिया है? 90% लोग दूसरा सिलेंडर नहीं खरीद पाए हैं। इन्होंने बात करी जनधन योजना की। 20% जनधन के अकाउंट जो है वो डोरमेंट पड़े हैं, उनमें काम नहीं हो रहा है। जो इन्होंने बात करी टॉयलेट्स की, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर का डेटा है 20% लोग यहाँ पानी नहीं पहुंचा है, या तो टॉयलेट नहीं बना या पानी नहीं पहुंचा। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात तो कर रहे हैं, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, पर प्रति व्यक्ति आय में आप 142वें नंबर पर है। ब्राजील से पीछे चले जाते हैं आप। इतना बुरा हाल है। आम आदमी पूछ रहा है मेरे लिए मोदी जी क्या कर रहे हो, ये तो बताओ। मेरी थाली में खाना नहीं आ रहा। आप 80 करोड़ लोगों को रोजगार वो दे रहे हो, अनाज देने की बातें कर रहे हो, फिर बोलते हो फ्री रेवड़ी। 80 करोड़ लोगों को रोजगार वो दे रहे हो, आप अनाज दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? क्योंकि वो खरीद नहीं सकते। फिर बोलते हैं 25 करोड़ लोगों को हम पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाए। तो मेरा मैथ्स अगर ठीक है तो ये तो 105 करोड़ लोग हो गए। 140 की टोटल पॉपुलेशन है, 105 करोड़ लोग ये हो गए। इसमें बच्चे भी होंगे जो 18 साल से नीचे है। तो कैसी मैथ्स है? इसका मतलब आप क्या ये बोल रहे हो कि इस पूरे देश में 2-3 करोड़ लोग हैं जो सक्षम है? इसके अलावा सारी दुनिया, सारा जो देश है वो सारा का सारा मोदी सरकार पे डिपेंडेंट है। मेरे को तो मैथ्स ही समझ में नहीं आ रही है कि 80 करोड़ लोगों को राशन भी चाहिए और 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, तो 105 करोड़ लोग तो यही हो गए। तो बाकी लोग कर क्या रहे हैं? वाह मोदी जी, वही कर रहे हैं वो। तो ये कहीं ना कहीं 10 साल का जो एक हिसाब बनता था वो तो दिया नहीं। आगे के लिए जो किसानों की बात की थी, जो किसान को बोला गया था मेरी आय दुगनी होगी, दुगनी तो छोड़ दीजिए, जब वो दिल्ली आके सिर्फ अपने एमएसपी का हक मांगना चाहता था तो उस पे गोले छोड़े गए, उसके रास्ते पर कटीली तारे बिछाई गई। वो और किसान जिसके आगे जाकर मोदी जी हाथ जोड़ते थे जब वो मुख्यमंत्री थे, एमएसपी की गारंटी की बातें करते थे, उसकी लाठियों से पिटाई करी गई है। सोचिए आज ये हालात है कि बीजेपी का कोई नेता ना तो हरियाणा में ना पंजाब में किसी गांव में घुस सकता है। लेकिन चिराग जी, कहीं ना कहीं बीजेपी इतनी आत्मविश्वास से लबरेज नजर आती है कि वो सीधे सीधे कोई वायदा ना करे तो भी नारे के जरिए काफी जो है एक मजबूत स्थिति में दिख रही है। चिराग जी मानेंगे इससे? नेहा जी कहां, आप मुझे बताइए। जो टीडीपी इनको बोलती थी आतंकवादी मोदी जी को, उनके साथ जाके गठबंधन कर लिया। जिसको भ्रष्टाचारी मोदी जी को, छोटा मोटा कार्यकर्ता नहीं, जिनको जाकर मोदी जी भ्रष्टाचारी बोलते थे, एक को राज्यसभा भेज दिया, एक को लोकसभा की टिकट दे दी, किसी को अपनी पार्टी में उप मुख्यमंत्री बना दिया। किसी और ने नहीं बोला। जिसको कोलगेट का स्कैम की बात की थी, सोनीपत से टिकट नवीन जिंदल को दिया गया है। आदर्श स्कैम जिसको बोला गया था कारगिल की विधवाओं के घर का स्कैम है, उसको राज्यसभा भेजने का जिम्मा किसने उठाया? मोदी जी ने उठाया। अगर इतने श्योर थे 400 पार हो रहा था तो ये सब करने की जरूरत क्या? ओपी राजभर जिन्होंने इतने गंदे गंदे शब्दों का उपयोग किया था मोदी जी के लिए, उनके आगे हाथ जोड़कर उन्हें पार्टी में क्यों मिलाना पड़ा? अगर आप यूपी में इतने स्ट्रांग थे तो ये करने की जरूरत क्यों थी? ये दिखा रहा है कि सड़क पर अगर आप चलेंगे, मैं आपको वीडियोस भेज सकता हूं, हरियाणा में अशोक तंवर जी की गाड़ियों पर लोगों ने पत्थर चला।
जो कि गलत था। पर उनका गुस्सा निकालने का तरीका था कि आप हरियाणा में घुसेंगे नहीं, आप पंजाब में घुसेंगे नहीं, आपने जब हमें दिल्ली में घुसने नहीं दिया है, हम आपको अपने गांव में घुसने नहीं देंगे। ये आज के हालात है। 400 पार तो दूर की बात है, अगर आप 150 पार करने की बातें करें तो भी बहुत अचंभा होगा। आप मुझे बताइए, 400 पार का नारा लगा रहे हैं, पूरे जितने भी अभी ओपिनियन पोल आ रहे हैं, साउथ में बिल्कुल सीटें साफ है, और नॉर्थ में जो सीटें जीती हुई तो उससे ज्यादा सीटें आ नहीं सकती हैं। तो कहां से 400 पार हो रहा है? ये तो मैथ्स भी फेल हो रहा है। ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल स्कीम बना के चल रहे हैं कि हम 400 पार कहां से हो रहा है? अपने ना सीटें बढ़ रही हैं, दिल्ली में 7 में से 6 सांसद बदलने पड़ गए क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया। लोगों ने गलियों में घुसने नहीं दे रहे 7 में से 6 सांसदों को। जो नए सांसद, उनको इसलिए लेके आने पड़े नए सांसद। उसमें परिवारवाद देखिए कहां से आपको दिख रहा है। बांसुरी स्वराज जी, सुषमा स्वराज जी की बेटी, जिन्होंने आज तक काउंसिलर को चुनाव में लड़ा, उनको आज आप सांसद का चुनाव लड़वा रहे हैं। तो ये परिवारवाद नहीं तो क्या? तो कहां जो चीज मोदी जी ने बोली है। चिराग जी, बीजेपी को सारे चेहरों पर सिर्फ और सिर्फ ब्रांड मोदी के जरिए जीत का भरोसा है। कहीं ना कहीं बीजेपी के उम्मीदवारों के चयन को इससे जोड़कर देखा जा सकता है। लेकिन जब बात करप्शन की आती है तो करप्शन को लेकर ही आम आदमी के जो नेता है वो कितने बुरी तरीके से मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, जेल में हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि सभी दलों पर करप्शन के दाग हैं और सब अपने अपने दाग को हल्का और दूसरे के दाग को बहुत ज्यादा। ट्रैक रिकॉर्ड देखिए ना आप, ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए ना, 5906 मामले आज तक उन्होंने रजिस्टर किए, 1142 पे आज तक उन्होंने चार्जशीट दी, 25 मामले हैं जो खत्म हुए, इनका ट्रायल खत्म हुआ, जो 24 में कन्विक्शन हुई, ठीक है। 5906 में से 121 मामले 2014 के बाद ईडी के ऑपोजिशन लीडर्स पर, 115 ऑपोजिशन के ऊपर है। टोटल पॉलिटिशियंस पर 121 है, 115 जो है ऑपोजिशन के ऊपर है। ये ईडी को लाया ही सिर्फ इसलिए, पर मामले तो है ना, वो 115 हो या 5 हो, मामले तो भ्रष्टाचार के हैं। मीना जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, महंगाई पर समझना चाहूंगी। वही बीजेपी जब असेंबली विधानसभा चुनाव लड़ने जाती है तो रसोई गैस का सिलेंडर 450 में देने की बात करती है। राजस्थान की जनता अगर महंगाई से परेशान है तो भारत के अन्य राज्यों की जनता परेशान नहीं है। बीजेपी के घोषणा पत्र से एक आम नागरिक को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि महंगाई के लिए कुछ ठोस वायदे तो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। युवाओं के रोजगार के लिए कुछ भी सामने नहीं आया। मीना जी, क्या कहना चाहेंगी? महंगाई पर आप भी एक महिला हैं। नेहा जी, आपने कहा कि युवाओं के लिए, रोजगार के लिए कुछ नहीं आया। क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं कि भाई मुद्रा योजना के तहत जो 20 लाख तक का जो है ऋण जो है बिना किसी गारंटी के जो युवाओं को दिया जाएगा ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके? क्या ये किसी उपलब्धि से कम है? क्या ये कम है कि भाई 4 करोड़ जो है आवास बनने के बाद, घर गरीबों को मिलने के बाद 3 करोड़ का जो है आने वाले समय में और एक लक्ष्य रखा गया? ये नेहा जी, ठीक है, आप चाहते हैं कि वो स्वावलंबी बने, वो किसी की नौकरी ना करे। आप भारतीय युवाओं को यही संदेश देना चाह रहे हैं ना कि वो अपना बिजनेस कर ले, बजाय कि वो सरकार से या फिर किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो ज्यादातर संख्या में युवाओं को रोजगार देता था, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है आर्थिक। अगर हम देखें, आंकड़े निकाल कर देखें कि भारत का मध्यम और लघु उद्योग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था उसकी क्या दशा हो रही है। मीना जी, मैं समझना चाहूंगी महंगाई को लेकर आपके पास क्या जवाब है जनता के लिए? नेहा जी, महंगाई जो है उसके लिए कारण सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं है। महंगाई जो है वो अपने आप, जो लोग जो आज इतने सक्षम हो गए कि वो महंगाई कोई मुद्दा भी नहीं है, और कहीं पर भी ऐसी कोई महंगाई नहीं है जिससे लोग जो है त्राही त्राही कर रहे हैं। ये कांग्रेस का जमाना था जब महंगाई जो है, जो प्याज जो है वो 200-300 रुपए किलो हुआ करते थे। आज आप सिलेंडर की बात करें, आप कह रहे हैं कि एलपीजी महंगी हो गई। आज हर घर तक जो है एलपीजी जो है वो पहुंच जाते हैं। और उस समय आपने देखा होगा कांग्रेस का, जब जो है लाइन लगती थी तब भी जो आपको सिलेंडर नहीं प्राप्त होता था। आज यदि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है मोदी जी की गारंटी से, मैनिफेस्टो से परेशान है, तो इनको पता है कि भाई आगे इनके लिए अंधेरा है। यदि ये कहते हैं कि भाई मोदी जी की गारंटी में कोई दम नहीं है तो इनको तो खुश होना चाहिए, तो परेशानी किस चीज की है? मेरे लिए हैरानी का विषय है आम आदमी पार्टी, जिनकी पूरी की पूरी लीडरशिप जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, और आज जो है अरविंद केजरीवाल जी जो है जेल में बैठे, उनको जमानत नहीं मिल रही और इनकी भ्रष्टाचार की पोल जो है खुल गई है। रोजगार की बात कर रहे हैं, जिनकी जो है 2 प्रदेशों में जो है पार्टीज है।
इनकी जो है पार्टी जो स्टैंड करती है दिल्ली और पंजाब, और वहां पर इन्होंने क्या किया, लोगों को शराब में जो है डुबोने का काम किया। दिल्ली में एक बोतल के साथ एक फ्री। अभी आप रिसेंटली आपने संगरूर में पंजाब में देखा किस तरह जो है शराब पीने से जो है कई लोगों की जो है जाने गई, कई लोगों की जो है मतलब वो ऐसे मतलब जो बच गए वो उनकी ऐसी हालत हो गई कि वो कभी जिंदगी में जो है कोई काम नहीं कर सकते। आज जो है पंजाब में जहां पर आपसे ये दो स्टेट्स पंजाब और दिल्ली नहीं समझ रहे, आप जो है मोदी जी की गारंटी की कमियां निकाल रहे। अब नेहा जी आप देखें इनकी इंडी गठबंधन में जितनी पार्टीज हैं, एनडीए का जो है मतलब समाजवादी पार्टी का जो अलग मैनिफेस्टो, कांग्रेस का अलग मैनिफेस्टो, नहीं कमोबेश वो वही मैनिफेस्टो है, सारे जातिगत सर्वे की बात कर रहे हैं मैनिफेस्टोज हैं जी। विद्रोही जी, कहीं ना कहीं मोदी सरकार एक मजबूत सरकार, इसकी भी बातें की जा रही हैं और ये विपक्ष के सामने एक बड़ी चुनौती तो है ही। आपके घटक दलों के बीच जिस तरह से मतभेद और समस्याएं पैदा हो रही थी, सीटों को बंटवारे को लेकर भी बहुत ज़्यादा एक आम सहमति नहीं दिख रही थी, तो मजबूत सरकार कहीं ना कहीं भारत की जनता को आकर्षित तो कर रही है। विद्रोही जी, आम आदमी को सबसे पहली जरूरत होती है रोटी कपड़ा मकान की, जिन्हें बहन नकार रही है, कह रही है कि इनकी कोई जरूरत ही नहीं है। मजबूत सरकार का दावा करते हैं और इतनी मजबूत है कि 29% जो इनके घोषित उम्मीदवार हैं वो दल बदलू हैं जो इस बार घोषित किए गए हैं, और 2014 और 2019 में जिन्होंने दल बदल किया था मजबूत है तभी तो आ रहे हैं बीजेपी के खेमे में। मैं सुन तो लीजिए, मैं कह क्या रहा हूं प्लीज। ठीक है, आप पहले सुनिए फिर क्वेश्चन करिए। आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो सुनिए ना पहले। 2014 और 19 को मिला दे तो 60% उम्मीदवार इनके दल बदलू हैं। अगर मोदी सरकार मजबूत सरकार होती और कुछ काम किया होता तो 60% दल बदलुओं को टिकट नहीं देते, जिनको ये भ्रष्टाचारी कहते थे, जिनसे इनकी विचारधारा नहीं मिलती। इसका मतलब क्या है? मजबूत नहीं है। ईडी सीबीआई के दुरुपयोग से मजबूत बनी हुई है, सत्ता के फेविकोल से चिपके हुए हैं, और जिस दिन ये सत्ता का फेविकोल टूटेगा उस दिन ये धड़ाम से धरती में गिर जाएंगे। अगर मजबूत सरकार होती तो सांप्रदायिक उन्माद के नाम से वोट नहीं मांगी जाती, मीट और मटन के नाम से वोट नहीं मांगी जाती। अब मीट और मटन पे ही मैं, अगर आप चाहें तो इसी समय मोदी जी का 2014 का अप्रैल का ट्वीट दिखा सकता हूं, और आज जो उन्होंने कहा वो भी दिखा सकता हूं। अप्रैल 2014 में भी नवरात्र चल रहे थे, तब मोदी जी मीट और मटन की वकालत कर रहे थे, और इसी 2024 में नवरात्रा के समय मीट और मटन की वो विरोध कर रहे हैं। ये क्या है? इसलिए कर रहे हैं केवल वोट बटोरने के लिए। अगर ये लोग इतने ही मजबूत होते तो भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के नाम पर वोट नहीं मांगते। नहीं मांग रहे ना, मोदी जी तो कह रहे हैं कोई मुद्दा ही नहीं है राम मंदिर। रोज मांग रहे, मोदी जी कह रहे विपक्ष नहीं का पाठ किया है। क्या कह रही है मैडम आप? वो विपक्ष को कह रहे कि जो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गया वो पापी है, उनको दंडित दीजिए। कौन कहता नहीं मांग रहे? खुलेआम मांग रहे, डेली मांग रहे हैं। अगर ये मजबूत होते तो अपने काम पर वोट मांगते। बहन ने कहा कि भाई सिलेंडर की बात, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, एक महिला के नाते भी, एक पत्रकार के नाते, क्या मोदी जी ने जो सिलेंडर दिए हैं वो आसमान से आ गए, रातों रात आ गए क्या मोदी जी के पास जादू का डंडा था कि जो उन्होंने सिलेंडर तैयार कर दिए? वो इसलिए आ गए कि कांग्रेस ने भारत की जनसंख्या के आधार पर सिलेंडरों का कारखाने बनाए ताकि उनको भविष्य के अंदर हम प्रयोग कर सके। हम चले गए, ये लोग आ गए, फायदा इनको हो गया। जिस तरह डीबीटी हम लाए, 60 जिलों में हमने स्टार्ट कर दी थी, पायलट प्रोजेक्ट की 2013 में स्टार्ट हो गई थी 60 जिलों के अंदर। हमारी सरकार चली गई, इन्होंने उस 60 जिले को विस्तार कर 700 जिलों में लागू कर दिया। अब ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का है, सड़कों का है, ये आसमान से आ गया क्या? इन्होंने 1 इंच जमीन अधिग्रहण नहीं की मोदी जी के आने के बाद। इसका मतलब है सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का परियोजनाएं पहले की थी, फायदा इनको ये हो गया। काम हमारा था, सत्ता इनकी आ गई तो इनको फायदा हो गया। ये लोग तो ठगते हैं। अब मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं लूट का ही। तेल हमारे समय 140 था, जब हमने छोड़ा जब 110 था। आप ये मान के चले हमारे समय 110 से 140 था डॉलर प्रति बैरल, और इनके समय कितना रहा है? 40
डॉलर बैरल से लेकर 80 तक, तब भी हम सस्ता देते थे। और यदि आप टोल टैक्स भी लगाओ तो आपको पता है, हिसाब लगाओगे तो आज 1 लीटर तेल पड़ता है 135 रुपए का, इतना टोल टैक्स लाद रखा है। 90-95 पेट्रोल प्लस टोल टैक्स 1 लीटर 135-40 के अंदर पड़ता है। तो ये लूट किसके लिए हो रही है? ये कह रहे हैं हमने वो कर दिया। अब चिराग जी ने छोटा सा उदाहरण, मैं आपको आंकड़ों के साथ देता हूँ। जी, थोड़ा संक्षेप में, मैं चिराग जी के पास बड़ा संक्षेप 105 करोड़ लोग गरीबों का मतलब है भारत के अंदर 58% आबादी आज गरीबी की रेखा के नीचे जी रही है, और 58% आबादी इनके अनुसार गरीबी की रेखा के नीचे है। इसलिए आने वाले 5 सालों तक भी ये लोग 83 करोड़ लोगों को 5 किलो मुफ्त राशन देंगे। तो ये गरीबी बढ़ा रहे हैं या गरीबी को कम कर रहे हैं, इसका आप अंदाजा खुद लगा लीजिए। जब रोजगार की बात करते हैं, 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। रोजगार कौन देता था? एक तो आपने एसएमई बताया, एक पीएसयू देते थे। इन्होंने सारे पीएसयू बेच दिए। उसका परिणाम क्या निकला कि जो सरकारी संपत्ति थी वो 1% लोगों के पास 40% संपत्ति सिमट गई जाकर। जी, देश क्या बढ़ रहा है? देश नहीं बढ़ रहा, देश गरीब हो रहा है, परंतु चंद पूंजीपति बढ़ रहे हैं। देश गरीब कैसे? हमारी इकोनॉमी तो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर हमारी इकोनॉमी एक 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है तो देश की 40% संपत्ति 1% लोगों के पास क्यों है? आप इसका जवाब दे दीजिए। अगर हमारी इकोनॉमी इतनी भारी है तो हम हंगर के अंदर, विश्व के अंदर 110वें नंबर पर क्यों है? हम कुपोषण के अंदर कहां हैं? ये सवाल है। मैं चिराग जी के पास जाना चाहती हूँ। चिराग जी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। विद्रोह जी, खत्म कर देता जी। मैं ये कह रहा हूं कि ये सब आंकड़ों की जगलरी है, बाजीगरी है, झूठ है, चंद पूंजीपति। ठीक है, आंकड़ों की इस जादूगरी पर जनता किस पर यकीन करेगी? मैं चिराग जी से चिराग जी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उनके पास जाते हैं। चिराग जी, सुरक्षा को लेकर वर्तमान सरकार वादा कर रही है कि 2014 के बाद से ऐसा कोई भी हमला नहीं हुआ है और देश में सुरक्षा एक मजबूत स्थिति में आई है, और ये एक बड़ी अचीवमेंट रही है। चिराग जी, आतंकवाद के खिलाफ देखिए, पुलवामा के नाम पे ही 2019 का चुनाव हुआ था, अगर मुझे सही याद है तो कहीं ना कहीं देखिए, आप हमारी फोर्सेस काम कर रही हैं, हमारी फोर्सेस पे किसी को कोई संदेह नहीं है, पर आप ये भी समझिए कि ओवरऑल हो क्या रहा है। आपने जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया, वहां पर एक फिलैंथ्रोपिस्ट है सोनम वांगचुक, वो पिछले 21 दिन उन्होंने फास्ट किया, उन्होंने एक व्रत रखा कि आप स्पेशल स्टेट का दर्जा दे दीजिए लेह लद्दाख को, वो बर्बाद हो रहा है। क्या होम मिनिस्टर ने उनसे बात करी? क्या किसी मिनिस्टर ने उनसे बात करी? क्या किसी ने उनको फोन तक किया? नहीं किया। जब 370 के लिए उनका सपोर्ट चाहिए था तो वो ले लिया था। आज वो 21 दिन से जब फास्ट रख के बैठे थे तो उनसे बात तक नहीं करी गई। देखिए, पेपरों पे, कागजों पे चीजें बहुत अलग होती हैं, और जो वहां पर रह रहा है उसकी कंडीशन बहुत अलग होती है। इस चीज को समझना भी जरूरी है। बोला बहुत कुछ जा रहा है, पर रोजगार के अवसर क्या निकाले जा रहे हैं? नहीं, सुरक्षा पर उनका दावा गलत। आप कहेंगे कि सुरक्षा पर उनका दावा गलत है? देता हूं मैडम, मैं आंकड़ा देता हूं पार्लियामेंट का। चिराग जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। विद्रोह जी, एक लाइन, ठीक है। मोदी जी ने पार्लियामेंट के अंदर आंकड़ा है, मोदी जी के राज में 3395 नागरिक और फौजी 10 सालों में आतंकवाद की वजह से मरे हैं। आतंकवाद ठीक है, ये आंकड़े सार्वजनिक है, लोगों के पास पहले से उपलब्ध है। और कहीं ना कहीं पेपर लीक को लेकर जो यहाँ पर एक सख्ती से निपटने की बात कही है, इस पर आप क्या अपनी टिप्पणी रखना चाहेंगे? नेहा जी, कुछ दिनों पहले यूपी पुलिस में कुछ भर्तियां निकली, कुछ 50,000 भर्तियां थी, 60 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, 60 लाख। वो भी छोड़ दीजिए, उसके बाद वो पेपर लीक हो जाता है। वो विद्यार्थी जानना चाह रहा है कि ना तो आप नौकरी दे पा रहे हैं, अगर नौकरी का चांस मिलता है, नौकरी निकलती भी है, तो उसका पेपर नहीं आप संभाल पाते हैं, उसका पेपर लीक हो जाता है। आप क्या करना चाहते हैं मेरे भविष्य के साथ? आप कैसे चाहते हैं मैं अपना रोजगार लेकर आऊं? ना नौकरी का पेपर आप ले पा रहे हैं, ना आप भर्तियां पूरी कर पा रहे हैं। जहां 2 करोड़ नौकरियों का आप वादा करते हैं, आप 10 साल में भी 2 करोड़ नौकरियां नहीं दे पाते, और ये आप पार्लियामेंट में बोलते हैं कि इतनी नौकरी हम नहीं क्रिएट कर पाए। कोई तो ब्लूप्रिंट रहा होगा जब आपने बोला होगा 2 करोड़ नौकरी 1 साल में दी जाएगी, तो 20 करोड़ नौकरी कहां गई?
तो अगर हम बोल रहे हैं कि इसका हिसाब दीजिए कि आपने 20 करोड़ नौकरी कहां दी, जिसका कोई जवाब नहीं आता। हम बोलते हैं किसान की आय दुगनी कहां हुई, कोई जवाब नहीं आता। कोई भी पर स्कीम चिराग उठा जी, के आम देखिए। आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है, उसे भी इन्हीं मसलों पर जो है जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो रोजगार की बात हो या फिर किसानों की आय की बात हो। देखिए बिल्कुल, देखिए जो हमारे लेवल पर, स्टेट के लेवल पर, ये स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है, फेडरल सब्जेक्ट है कि उसमें कहां कहां पे एमएसपी हम दे सकते हैं और कहां पर नहीं दे सकते हैं। यही मुख्यमंत्री थी ना, जब जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे, यही बोलते थे ना एमएसपी की बात। फिर आज एमएसपी जब किसान मांगता है तो फिर आप उन पे लाठियां बरसाते हैं, आप उन पे टीयर गैस के गोले छोड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं आज ये देखा जा रहा है कि जी। आपने किसानों पे बात नहीं करी। हमारे पास जो थी 22-23 फसलें थी, वो हम कर रहे हैं, जितना हम कर, जो जितना हमारे रोल में आता था स्टेट गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है उतना। बट सेंटर को भी तो रोल में आना चाहिए ना, सेंटर को भी तो और जो एमएसपीज और बड़ी जो जिम्मेदारी benefit निभानी मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल। ठीक है। मीना जी जवाब दीजिए, पेपर लीक ज्यादातर उन राज्यों में हो रहे हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है, तो ये तो बीजेपी के पास पहले से ही एक बहुत बड़ी समस्या है, राज्य सरकारों को इस पर ठोस एक्शन लेना चाहिए था। अब सख्ती से निपटने, इस पे भी बहुत ही स्पष्ट चीज नहीं बताई गई, जनता के सामने नहीं रखी गई है कि आखिर सख्ती से निपटेंगे तो वो स्पष्ट चीज क्या है। कोई बड़ा कानून लेकर आएंगे, कानून तो पहले से ही बहुत ज्यादा उपलब्ध है, उन पर भी ठोस कार्रवाई की जा सकती है। नेहा जी देखो, एक मजबूत कानून के साथ साथ उस कानून की जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। और वही जो है भाजपा की जो गारंटी आई है मोदी जी की, उसमें कहा गया कि हम जो है जो भी पेपर लीक होता है उन मसलों पर जो है सख्ती से निपटेंगे। सिर्फ कानून होना ही काफी नहीं है, पर उस कानून का जो है नीचे ग्राउंड लेवल में जो है उस कानून की जो पालना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, चिराग जी ने यहाँ पर कही कि किसानों के संबंध में कही, इन्होंने कहा कि पंजाब में जो है हम जितना दे सकते थे एमएसपी हमने दिया। किस चीज पर इन्होंने एमएसपी दिया? आपने पिछले 2 साल पहले, क्योंकि मैं पंजाब की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ 2 ही स्टेट्स में है। पंजाब में जब मान सरकार आई उससे पहले ही बड़ा वीडियो इनका वायरल हुआ था, मान साहब का भी, और एक कोई इनकी लेडी जो है लीडर थी, जिन्होंने कहा था चुटकियां बजा बजा करके कि हमारी सरकार आ गई तो हम 2 मिनटों में जो है सारी फसलों पर एमएसपी देंगे। और आज जो है उस एमएसपी के मसले पर ये चुप है। और यदि आज किसानों को हर साल जो है 6,000 रुपए डायरेक्ट उनके खाते पर जाती है तो वो केंद्र की सरकार दे रही है। यदि किसानों को जो है सब्सिडी रेट पर जो है, यदि ट्रैक्टर या मशीनरी के ऊपर में जो है उनको सब्सिडी मिल रही है तो वो केंद्र सरकार दे रही है। यदि यूरिया खरीद में जो है उनको 50% जो 3,500 की यूरिया की बोरी आती है और लगभग 1 एकड़ जमीन में 3 से 4 यूरिया की बोरी लगती है, तो वो आधे रेट में यदि किसानों को मिल रही है तो वो केंद्र सरकार दे रही है। यदि क्रॉप की जो इंश्योरेंस है, स्वामीनाथन कमीशन की जो एक जो मेन इशू था, वो यदि उसकी गारंटी यदि दे रही है तो वो मोदी सरकार दे रही है। एमएसपी की जो बात है आप पंजाब में देखेंगे कि मेन जो फसलें हैं गन्ना, धान और वीट, और वो 100% जो है वो एमएसपी पर जो है केंद्र सरकार जो है पंजाब से वो उठा रही है। और पूरे भारत में मेरे ख्याल से पंजाब ही एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा जो है एमएसपी पर जो है फसलें उठाई जाती है। और आप नेहा जी देखेंगे कि एनडीए सरकार की, मोदी जी की जो है कितनी ज्यादा उन्होंने जो है खुले मन से जो है मैं किसानों की नहीं कहूंगी, किसान जत्थेबंदियों की, क्योंकि पूरे देश में किसान है, सिर्फ पंजाब में किसान नहीं, और पूरे देश का किसान जो है मोदी जी के साथ खड़ा है, जिसका एग्जाम्पल अभी हमने महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के इलेक्शन में देखा है जी। और मोदी जी ने अपने 3 मंत्री भेजे कि किसान जत्थेबंदियों के साथ बैठकर बात करने के लिए, और उन्होंने पर्टिकुलर 3 पल्सेस और कुछ फसल के ऊपर कहा कि हम ये एमएसपी के ऊपर उठाएंगे, और उनसे उनकी सलाह भी मांगी कि इनके अलावा भी यदि कोई फसल पर वो चाहते हैं तो मीना जी एक सवाल, प्रधानमंत्री का एक ताजा स्टेटमेंट आया है कि राम मंदिर हमारा चुनावी मुद्दा नहीं है, फिर रामायण उत्सव मैनिफेस्टो में संकल्प पत्र में शामिल करने की जरूरत क्या थी? आप ऐसे ही कर सकते हैं, जनता जो भक्त जनता है वो इसी बात से अभिभूत हो जाती, इसको संकल्प पत्र में जोड़ने की क्या जरूरत है? नेहा जी, श्री रामचंद्र जी का जो आदर्श है वो भारत की जो है वो प्राणवायु है, और श्री रामचंद्र जी जो है देश के कण कण में, देश के जन जन में बसते हैं। और यदि हमने राम मंदिर को मुद्दा नहीं बनाया, पर क्या इसमें कहीं पर भी गलत है?
कि मोदी जी के आने के बाद जो है आज हमें भारत के जो है हर किसी को जो है ये गौरव प्राप्त हुआ कि आज जो है अयोध्या जी जो है टेंट से निकलकर अपने जो है घर में जो है उन्होंने प्रवेश लिया और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। आज यदि हम अयोध्या जी में जाकर देखें तो भारत का मतलब पूरा भारत ही जो है श्री रामलला जी के दर्शन के लिए वहां पर उमड़ पड़ा है। तो ये कहना कि भाई संकल्प पत्र में क्यों राम जी को जो है शामिल किया गया, रामायण तो मेरे उत्सव, ख्याल जी। से ये प्रूफ करता है कि भाई ये राम जी के विरोध में खड़े हैं। जी तो मुझे जी समय जी। समाप्त हो गया मीना जी। राम जी के विरोध में खड़े होने वालों पर जनता क्या भरोसा करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं दक्षिण भारतीय राज्यों में बीजेपी कमज़ोर ज़रूर दिख रही है। और एक ये बात भी कही जा रही है कि उत्तर भारतीय जो राज्य है वहाँ पर बीजेपी तुष्टिकरण की राजनीति करी, हालांकि यही आरोप बीजेपी, कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों पर लगाती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी सभी आप सज्जनों का और मीना जी आपका भी कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि आपको स्ट्रेट टॉक से जुड़ी हुई कोई भी बात है, कोई आप सुझाव देना चाहते हैं या फिर आपके पास कोई शिकायत भी है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है info@justbroadcasting.com, या फिर आप मुझे सीधे neha@justbroadcasting.com पर भी अपना फीडबैक भेज सकते हैं। धन्यवाद।